नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन्होंने यूपी की सियासत और समाज को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की, जिन्होंने वृंदावन में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पार्टी का नाम और इस नई पार्टी से किसका बिगड़ेगा खेल, सब कुछ बताएंगे आपको। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दुष्कर्म मामले में जुड़ा बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आने से हड़कंप भी मच गया है जब एक युवक ने आशुतोष पांडे पर झूठे आरोप लगाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। अब बात लखनऊ विश्वविद्यालय की, जहां नमाज और इफ्तार को लेकर छात्रों में हंगामा मच गया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यही नहीं, एबीवीपी के छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का भी ऐलान किया। बताएंगे आपको कैसे बिगड़ा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का माहौल। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना की, जहां बहस के दौरान बेटे ने पिता को गोली मार दी और फिर शरीर को काटकर आधा ड्रम में भरा और आधा फेंक दिया। बताएंगे आपको कहां से शुरू हुआ मामला, क्यों बेटे ने ये सब कुछ किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व अधिकारी और अब राजनीतिक चेहरा बन चुके अलंकार अग्निहोत्री की, जिन्होंने आज वृंदावन में अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी कि RAM का भव्य ऐलान कर दिया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और नए UGC नियमों से जुड़े विवाद के चलते अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा था कि अब वो संविधान और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई सीधे मैदान में लड़ेंगे। उन्होंने वृंदावन में पार्टी का नाम, उद्देश्य, झंडा और चुनाव चिन्ह सब कुछ घोषित कर दिया। पार्टी का मुख्य एजेंडा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की सुरक्षा, किसानों मजदूरों की समस्याओं का समाधान और सामाजिक न्याय पर केंद्रित रहेगा, ऐसा कहा है। अलंकार ने स्पष्ट कहा है कि ये पार्टी भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलेगी। कोई भी जाति धर्म आधारित राजनीति नहीं होगी, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र हित पर फोकस रहेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द आवेदन करने की बात कही और 2027 विधानसभा चुनाव में उतरने का संकेत भी दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अलंकार की नई पार्टी यूपी की सियासत में नया समीकरण बना सकती है, खासकर उन युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच जो मौजूदा पार्टियों से नाराज है। अब सवाल यह है कि क्या ये पार्टी सिर्फ एक स्टंट है या वाकई यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो प्रयागराज के ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे दुष्कर्म के आरोप मामले से जुड़ी है। अब इस मामले में शाहजहांपुर के रमाकांत दीक्षित नामक युवक ने एक नया दावा पेश किया है। उनका कहना है कि आशुतोष पांडे ने उस पर दबाव बनाया कि वो अपनी बेटियों से शंकराचार्य के खिलाफ झूठे आरोप लगवाए, लेकिन इस दावे पर कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रमाकांत दीक्षित खुद इस मामले में पहले से जुड़े हुए थे। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज FIR में उनका नाम और उनका परिवार पहले से चर्चा में था। अब अचानक वो मीडिया के सामने आकर कह रहे कि सब कुछ झूठ था और उन पर दबाव बनाया गया। ये दावा कितना विश्वसनीय है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सच में उन पर दबाव बनाया गया था तो उन्होंने इतने दिनों तक चुप क्यों रहे थे। FIR दर्ज होने के बाद भी उन्होंने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई। क्या ये सिर्फ स्वामी जी को बचाने की आखिरी कोशिश नहीं है?
कई लोग इसे रमाकांत की सफाई या पीछे हटने की रणनीति मान रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अपनी बेटी को आगे कर दे रहे हैं ताकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बचाया जा सके, क्योंकि अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर मूल एफआईआर में लगे आरोपों पर सवाल उठता है, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये खुद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस नए दावे की परत खोलने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है। आशुतोष पांडे से पूछताछ हो रही है, लेकिन रमाकांत दीक्षित का ये पलटवार कई लोगों को संदिग्ध भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में इतना बड़ा यू टर्न बिना सबूत के आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये ट्विस्ट मामले को और उलझा रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर ही पता चलेगा कि रमाकांत दीक्षित का ये दावा बचाव है या सच है। फिलहाल जांच एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही है और हर पहलू की छानबीन कर रही है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जहां लाल बहादुरी गेट के सील होने और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद मुस्लिम छात्रों ने भारी विरोध किया। एएसआई संरक्षित इस ऐतिहासिक इमारत को जीर्ण शीर्ण होने के कारण खतरा था, इसीलिए प्रशासन ने गेट सील कर बैरिकेडिंग लगाई और मरम्मत का काम शुरू किया। लेकिन मुस्लिम छात्रों का कहना है कि दशकों से यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही, रमजान में इसे रोकना धार्मिक भावनाओं पर हमला है। उन्होंने बैरिकेडिंग हटाई, निर्माण सामग्री फेंकी, गेट के बाहर खुले में सामूहिक नमाज पढ़ी और इफ्तार भी किया। एक वीडियो में कुछ हिंदू छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर उनकी मदद भी की। आप भी देखिए ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो के बाद में भी दूसरे छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया, कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर सिर्फ पढ़ाई के लिए है, धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। विरोध में जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए, पुलिस को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा, स्थिति तनावपूर्ण रही, कई घंटों तक हंगामा जारी रहा। इतना ही नहीं, एबीवीपी के छात्रों ने सुंदरकांड करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम छात्र परिसर में नमाज पढ़ सकते हैं तो हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते। बवाल इतना मचा कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम छात्रों का समर्थन किया और प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि एएसआई नियमों के तहत बिना अनुमति कोई निर्माण या बदलाव नहीं हो सकता। सुरक्षा सबसे ऊपर है। मामला अब सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग ले चुका है। छात्रों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या कैंपस में शांति बहाल हो पाती है या नहीं। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ के आशियाना सेक्टर एल से आई एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली घटना थी, जहां 45 वर्षीय शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की उनकी 20 साल के बेटे अक्षय प्रताप सिंह ने डंडे से हत्या कर दी। 20 फरवरी की रात पिता पुत्र के बीच पैसे और पारिवारिक विवाद को लेकर तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने लाइसेंस पिस्टल निकालकर पिता के सीने में 2 गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही पिता की जान चली गई। लेकिन क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। अक्षय ने पिता के शरीर को चाकू से टुकड़ों में काट दिया, हाथ पैर अलग किए, आधे शरीर को एक ड्रम में ठूस कर घर में छिपा दिया, बाकी आधा हिस्सा कहीं बाहर फेंक दिया। जान लेने के बाद अक्षय ने खुद पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दावा किया कि पिता दिल्ली बिजनेस के सिलसिले में गए थे और लापता है, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। 24 फरवरी को घर की तलाशी में ड्रम से शरीर के हिस्से बरामद हुए, जिसके बाद अक्षय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब अक्षय को पुलिस ट्रीटमेंट मिला तो पूछताछ में उसने पूरा कांड कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस अब बाकी शरीर के हिस्सों की तलाश में जुटी है। परिवार में पहले पत्नी की मौत हो चुकी थी। अक्षय बीकॉम का छात्र है, एक छोटी बहन 11वीं में पढ़ती है और ये मामला पारिवारिक विवाद
क्रोध और क्रूरता का सबसे खौफनाक उदाहरण बन चुका है। जांच में और भी खुलासे होने की आशंका है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चाल के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।